हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पेपर 15 का पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 51, मारवाड़ के किस शासक को जहांगीर का नमूना कहा जाता है? अभय सिंह को, भगत सिंह को, राम सिंह को या विजय सिंह को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजय सिंह है ना, उनको जहांगीर का नमूना कहा जाता है। अच्छा ठीक है, जो विजय सिंह जी है उनको जहांगीर का नमूना कहा जाता है, लेकिन इनको जहांगीर का नमूना कहा किसने? तो ये कहा था वीर विनोद के जो लेखक है, कौन है? श्यामल दास ददिवाड़िया साहब। इन्होंने कहा था इनको जहांगीर का नमूना। क्या कहा था? श्यामल दास जी ने क्या कहा इनको? जहांगीर का नमूना कहा था, ठीक है। और ये जो विजय सिंह जी थे ना, ये अपने एक पासवान थी इनकी, गुलाब राय नाम से थी पासवान, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि जो राजकाज थे उसके अंदर भी गुलाब राय का इंटरफेयर होने लगा था। तो यहाँ के जो सरदार थे वो इस बात से नाराज हो गए और उन्होंने क्या किया? गुलाब राय को जहर दे के मरवा दिया, है ना। तो गुलाब राय को मरवा दिया गया, किसके द्वारा? वहाँ के सरदारों के द्वारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में कौन सी रियासत का विलय नहीं हुआ? यानी राजस्थान के एकीकरण का जो दूसरा चरण था उसमें कौन सी रियासत का विलय नहीं हुआ था? कोटा, टोंक, धौलपुर या बूंदी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धौलपुर। धौलपुर का विलय नहीं हुआ था दूसरे चरण में, क्योंकि धौलपुर का विलय तो पहले चरण में हो गया था ना, अवधोक का, अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली का। तो दूसरा चरण हमें पता है कब हुआ था? ये हुआ था 25 मार्च 1948 को। राजस्थान एकीकरण का जो दूसरा चरण है ना, वो 25 मार्च 1948 को हुआ। और इसमें 9 तो रियासतें है ना और एक ठिकाना शामिल हुए थे। तो कौन कौन सी वो रियासतें थी? तो एक तो हो गई कोटा, एक बूंदी, एक झालावाड़, एक किशनगढ़, एक शाहपुरा, एक टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और ये एक जो ठिकाना था, वो ठिकाना क्या नाम है? कुशलगढ़ नाम का जो ठिकाना था, वो भी दूसरे चरण में राजस्थान संघ के अंदर एकीकरण के दूसरे चरण में विलय हुआ था। ठीक है, इस प्रकार ये यूं कह सकते हैं कि जो दक्षिणी राजस्थान की रियासतें थी वो दूसरे चरण में एकीकृत हुई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने के बाद राज चिन्ह किसने धारण किया था? खानवा का युद्ध हुआ था, उसमें राणा सांगा घायल हो गए थे, उसके बाद उनकी जगह जो राज चिन्ह था वो किसने धारण किया? झाला बीदा ने, झाला अज्जा ने, अखेरा सोनगरा ने या पृथ्वी सिंह ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झाला अज्जा ने। यानी राणा सांगा के बाद में जो घायल हो गए थे उनके बाद में झाला अज्जा साहब थे ना, उन्होंने राज चिन्ह को धारण किया था। ठीक है, और आपको पता ही है खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध है ना, वो हुआ था 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 को। एक पहले हमने पेपर करवाया था, वहां पे इसको 1927 या 1827 बोल दिया था, लेकिन आपको ध्यान रख लेना है कि 17 मार्च 1527 को हुआ था। कौन सी मार्च? 17 मार्च 1527 को हुआ था। और राणा सांगा ने इसमें पाती परवन प्रथा को पुनर्जीवित किया था। यानी पाती परवन प्रथा माने जो राजस्थान की बाकी रियासतें थी उनसे मदद ली गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ किसने स्थापित किया? यानी मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में हुई, और इसकी स्थापना किसने की? भंवरलाल सराफ ने करी, जयनारायण व्यास ने करी, अभयमल जेल ने करी या फिर मथुरादास माथुर ने करी? तो इसका आंसर हो जाएगा मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने करी थी? जयनारायण व्यास साहब ने करी। और कब करी? तो ये करी थी 1920 में करी। ठीक है, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में हो गई। अब जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना तो ये हुई थी 1934 में। कब हुई? 1934 में हुई। और मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये 1938 में हुई, है ना। तो मारवाड़ सेवा संघ 1920, जोधपुर प्रजामंडल 1934 और मारवाड़ लोक परिषद 1938 में। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। किस लोक देवता का मोहम्मद गजनवी से युद्ध हुआ था? यानी कौन से वो लोक देवता है जिनका युद्ध मोहम्मद गजनवी से हुआ था? तेजाजी, पाबूजी, गोगाजी या हड़बूजी? तो इसका आंसर हो जाएगा जो अपने गोगाजी महाराज है ना, उनका युद्ध हुआ था मोहम्मद गजनवी से। किससे? मोहम्मद गजनवी से गोगाजी महाराज का युद्ध हुआ था। ठीक है, और गोगाजी महाराज जब युद्ध में लड़ते हुए शहीद हुए थे तो उनका जो सर गिरा था ना, वो ददरेवा चूरू में गिरा, है ना। कहाँ पे गिरा? ददरेवा चूरू में। वहां पे शीर्ष मेड़ी बनी हुई है। और धुरमेड़ी कहाँ पे बनी हुई है? वो नौहर हनुमानगढ़ में बनी हुई है। और मोहम्मद गजनवी ने उनकी जो पराक्रम था, उस पराक्रम को देख के, उनकी पराक्रमता को देख के उनको गोगाजी महाराज को जाहर पीर के नाम से पुकारा। किस नाम से पुकारा? जाहर पीर कहा। किसने?
गजनवी ने कहा, किसको कहा? गोगाजी महाराज को कहा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। हवा महल की चौथी मंजिल का नाम क्या है? हवा महल की 5 मंजिलें हमें पता है और प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, यह भी पता है। अब इन 5 मंजिलों में जो शुरुआत से नीचे से चौथी मंजिल है ना, उसका नाम क्या है? शरद, रत्न, प्रकाश या फिर हवा मंदिर? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो चौथी मंजिल है उसका नाम है प्रकाश मंदिर। चौथी मंजिल का नाम प्रकाश मंदिर है। तो देखो, हवा महल की मंजिलें इस प्रकार है। सबसे नीचे की मंजिल है शरद मंदिर, फिर रतन मंदिर, फिर विचित्र मंदिर, फिर प्रकाश मंदिर और फिर है हवा मंदिर। इस प्रकार ये 4th नंबर की मंजिल है वो प्रकाश है, तीसरी की विचित्र है, दूसरी की रत्न है और पहले की शरद मंदिर है और जो अंतिम है वो है हवा मंदिर। तो अंतिम में सबसे ऊपरी मंदिर जो मंजिल है उसे हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा गले का आभूषण नहीं है? यानी कौन सा है जो गले का आभूषण नहीं है? चंपाकली, ठुस्सी, हालरो या रपड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रपड़ा। यानी चंपाकली, ठुस्सी और हालरो है ना, चंपाकली, ठुस्सी और हालरो। क्या नाम है? चंपाकली, एक ठुस्सी, एक हालरो। चंपाकली, ठुस्सी और हालरो कहाँ के हैं? ये तीनों गले के आभूषण है। कहाँ के आभूषण है? गले के आभूषण है। लेकिन रपड़ा गले का आभूषण ना होके ये सर का आभूषण है। कहाँ का है? सर का आभूषण है। ठीक है, और चंपाकली, ठुस्सी और हालरो ये कहाँ के? गले के आभूषण है। नागफनी क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र या तत्वाद्य यंत्र? तो इसका आंसर हो जाएगा जो नागफनी है ना वो सुशीर वाद्य यंत्र है, यानी फूंक दे के बजाया जाता है। यानी नागफनी, देखो ये आपके सामने जो चित्र आया है ये किसका चित्र है? ये नागफनी का चित्र। इस प्रकार की होती है नागफनी और इसमें यहाँ फूंक दे के इसको बजाया जाता है। तो इस प्रकार कैसा यंत्र हो गया ये सुशीर वाद्य यंत्र हो गया। कैसा? सुशीर वाद्य यंत्र। ठीक है, सुशीर वाद्य यंत्र, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। गौरी लोक नृत्य का प्रमुख सूत्रधार है। गौरी लोक नृत्य का जो सूत्रधार है ना वो कौन है? कुटकुटिया है, भोपा है, जामटिया है या सोपिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गौरी लोक नृत्य जो भीलों में प्रचलित है, जो 40 दिनों तक होली के अवसर पे किया जाता है, तो इसका जो सूत्रधार कौन है? वो कुटकुटिया है। कौन है? कुटकुटिया इसका सूत्रधार माना जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है? कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान से, हमें पता है ना। राजस्थान के जो तो 2 जिलों से गुजरती, तो बांसवाड़ा, एक डूंगरपुर से थोड़ी सी सीमा टच होती है इसकी। तो ये बताइए राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? यहाँ से यहाँ कर्क रेखा को नापते हैं ना, तो ये लंबाई कितनी होती है? 20 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 40 किलोमीटर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर है। ठीक है, और ये कहाँ से, मतलब राजस्थान की एकमात्र वो रियासत कौन सी है जो कर्क रेखा के दक्षिण में है, यानी कर्क रेखा के नीचे की तरफ है? तो यहाँ पे है भाई साहब कुशलगढ़। कुशलगढ़ तहसील। कौन सी? कुशलगढ़ तहसील है और ये कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राजस्थान की एकमात्र रियासत है। ठीक है ना, और कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। भीमसागर परियोजना किस जिले में संचालित है? जो भीमसागर परियोजना है वो किस जिले में संचालित हो रखी है? जयपुर में, कोटा में, झालावाड़ में या राजसमंद में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीमसागर परियोजना झालावाड़ जिले में संचालित है। किस जिले में? झालावाड़ जिले में। और ये किस नदी पे स्थित है भीमसागर परियोजना? तो ये परवन नदी पे है। तो भीमसागर कहाँ पे बताओ? तो भीमसागर अपने जो राजस्थान का झालावाड़ जिला है ना वहाँ पे संचालित है। कहाँ पे? झालावाड़ में। ये देखो यहाँ पे भीमसागर परियोजना। और ये नदी कौन सी बह रही है इधर से? तो ये परवन नदी बह रही है। कौन सी? परवन नदी। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशु कितने हैं? यानी 20वीं पशुगणना हुई उसके अनुसार राजस्थान में टोटल पशु कितने हैं? कितने लाख पशु है? 668 लाख है, 568 लाख है, 468 लाख है, 368 लाख है? टोटल पशु बताने। तो इसका आंसर हो जाएगा 568 लाख, यानी 568 लाख पशु राजस्थान में टोटल है। कितने हैं? 568 लाख पशु है। 568 लाख पशु है। ठीक है ना, राजस्थान में कितने हैं? 568 लाख, या यूं कह सकते हैं इसको 5 करोड़ 68 लाख। कितनी? 5 करोड़ 68 लाख पशु है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गिरल ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? गिरल ताप विद्युत परियोजना कौन से जिले में? गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर या जैसलमेर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिरल ताप विद्युत परियोजना वो है बाड़मेर जिले में। किस जिले में? गिरल ताप विद्युत परियोजना बाड़मेर जिले में है। अगला प्रश्न, राजस्थान में जिप्सम उत्पादक जिले कौन से हैं? यानी राजस्थान के वो जिले जहां पे जिप्सम का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, कौन से है? नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, उदयपुर, अलवर या सीकर, चूरू? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जिप्सम उत्पादक जिले, प्रमुख उत्पादक जिले कौन से है? एक तो नागौर हो गया और एक हो गया बीकानेर। यानी राजस्थान में जो जिप्सम उत्पादक जिले हैं ना वो नागौर, बीकानेर है और सबसे ज्यादा जिप्सम उत्पादक करता है अपना नागौर जिला।
तो नागौर जिला के कुछ प्रमुख स्थान जहां पे जिप्सम का उत्पादन किया जाता है, तो गोठ मांगलोद, क्या नाम है, गोठ मांगलोद, ठीक है। और दूसरा हो गया बादवासी, बादवासी या बदवासी कह सकते हैं। और तीसरा धांकोरिया, धांकोरिया, धांकोरिया या धांकोरिया, ये नागौर में प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है ना। तो राजस्थान में जिप्सम उत्पादक जिले कौन कौन से, एक तो बीकानेर हो गया, एक नागौर हो गया, और सबसे प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है, नागौर जिला है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा जिला BWHW में नहीं आता, यानी कोपेन साहब ने वर्गीकरण किया, उसमें एक हेडिंग दी उन्होंने BWHW की, तो उसमें कौन सा जिला नहीं आता, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर या जयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयपुर, क्योंकि BWHW में जैसलमेर आता है, बीकानेर आता है, श्रीगंगानगर भी आता है, लेकिन जयपुर में नहीं आता, ठीक है ना। ये CWG में आता है, किस में आता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, ठीक है, बन सकता है। किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया, मतलब मूल संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं था, लेकिन एक संविधान संशोधन के माध्यम से प्रावधान किया गया कि कोई एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था, 5वां था, 6वां था, 7वां था या 8वां था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 7वां संविधान संशोधन हुआ था, 1956 में हुआ। कब हुआ, 1956 में हुआ। और उसके माध्यम से क्या प्रावधान किया गया, उसके माध्यम से प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार ये 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगर कोई मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो कितने महीने के अंदर उसे सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, यानी कोई मंत्री बन गया लेकिन अभी वो सदन का सदस्य नहीं है, तो कितने दिनों के अंदर उसे सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, 6 माह, 7 माह, 12 माह या 3 माह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 माह। यानी अगर आप किसी मंत्री पद पे सुशोभित हो गए और वर्तमान में आप मतलब राजस्थान विधानसभा की बात कर लेते हैं और विधानसभा के सदस्य है नहीं, तो उस परिस्थिति में आपको 6 महीने के अंदर ना इस राजस्थान विधानसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर आप सदस्यता नहीं लेते तो उस परिस्थिति में आपको जो मंत्री पद है ना, वो 6 माह में अगर आप सदस्यता नहीं लेते तो आपको मंत्री पद त्याग करना पड़ेगा, अन्यथा आप 6 महीने में सदस्यता ले लो, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। और ये देखो, जो आर्टिकल 164 क्या कहता है कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति वो राज्यपाल द्वारा की जाएगी और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल द्वारा की जाएगी। यानी मंत्रियों की नियुक्ति चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो वो अपनी विवेक के आधार पर करता है, लेकिन बाकी मंत्रियों की नियुक्ति वो मुख्यमंत्री की सलाह पे करता है, और मुख्यमंत्री की सलाह मानना राज्यपाल के लिए एक तरह से अनिवार्य होता है। निम्न में से कौन सा कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत नहीं आता, इनमें से कौन सा कार्य है जो राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत नहीं आता है। पंचायती राज और नगरीय संस्थाओं का चुनाव करवाना, चुनावों के लिए मतदाता सूची को तैयार करना, विधानसभा के चुनाव करवाना, पंचायती राज के चुनावों के विवादों का निराकरण करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि हमें विदित है कि जो विधानसभा के चुनाव है ना वो राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है ना। विधानसभा के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करवाता, और नहीं करवाता तो इसका मतलब यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वो चुनाव करवाता ही नहीं है। ये जो अपना केंद्रीय निर्वाचन आयोग है ना वही करवाता है, ठीक है। और राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किसमें किया गया, तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो 243K कौन सा आर्टिकल है, 243K और 243ZA, ये 2 आर्टिकल है संविधान के जिसके माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का उल्लेख, यानी हाई कोर्ट होता है ना अपना, उसकी जो रिट अधिकारिता है उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, 220 में किया गया है, 226 में किया गया है, 230 में किया गया है, 236 में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें पता ही है जो हाई कोर्ट है उसकी रिट अधिकारिता का उल्लेख आर्टिकल 226 में किया गया है। किसमें किया गया है, आर्टिकल 226 में किया गया है, अनुच्छेद 226 में किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट की जो रिट अधिकारिता है वो आर्टिकल 32 में किया गया है ना। जो सर्वोच्च न्यायालय उसकी रिट अधिकारिता आर्टिकल 32 में बताई गई है, और हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता 226 में बताई गई है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गोवंश की नस्ल नहीं है, यानी इनमें से कौन सी है जो गाय की नस्ल नहीं है, मालवी, गिर, कांकरेज या मालपुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो मालपुरा है ना वो गाय की नस्ल नहीं है, क्योंकि जो मालवी हो गई, गिर हो गई
और कांकरेज होगी। मालवी गाय की है, बिल्कुल है। गिर है, बिल्कुल है। कांकरेज है, बिल्कुल है। लेकिन मालपुरा गाय की नस्ल नहीं है। ये किसकी नस्ल है? मालपुरा भेड़ की नस्ल है। किसकी है? भेड़ की नस्ल है। और गाय की नस्ल नहीं ये बताना है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी लगाना पड़ेगा। अच्छा, भेड़ की और कौन कौन सी नस्लें है? तो एक तो चोकला भेड़ की नस्ल है, एक मगरा भी भेड़ की है, जैसलमेरी भी भेड़ की है, नाली है, पूगल है और मारवाड़ी है। यानी मालपुरी, चोकला, मगरा, जैसलमेरी, नाली, पूगल और मारवाड़ी, ये किसकी नस्लें हैं? ये भेड़ की नस्लें हैं। बाकी मालवी, गिर और कांकरेज ये किसकी नस्लें हैं? ये अपनी गाय की नस्लें, गोवंश है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कुंभल के अभ्यारण्य किन जिलों में स्थित है? जो कुंभल के अभ्यारण्य है ना, जैसे अभी अभी टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है, वो किन जिलों में है? पाली, उदयपुर, राजसमंद में, जयपुर टोंक में, उदयपुर बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाली, उदयपुर और राजसमंद। यानी कुंभल के अभ्यारण्य किन किन जिलों में फैला हुआ है? पाली में, उदयपुर में और राजसमंद में। ये संलग्न जिले तीनों, और यहाँ पे फैला हुआ है कुंभल के अभ्यारण्य, है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार 100 से कम जनघनत्व है? यानी इनमें से कौन सा जिला है जहां का जनघनत्व है ना वो 100 से कम है? जयपुर, जोधपुर, चूरू या बाड़मेर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो बाड़मेर है वहां का जनघनत्व 100 से कम है, क्योंकि हमें पता है जयपुर का जनघनत्व कितना है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर का ही है। कितना है? 595, है ना। जोधपुर का कितना है? तो 161। चूरू का कितना है? 147। और बाड़मेर का कितना है? तो बाड़मेर का है 92, है ना। तो इस प्रकार 100 से कम वाला बताना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इन राजस्थान में 100 से कम वाले कितने जिले टोटल? 3 जिले हैं, है ना। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। और ये सबसे मतलब 100 से कम वाले हैं। कौन कौन से हो गए? एक तो जैसल, एक बीका, एक बाढ़, ठीक है ना। ये 3 जिले 100 से कम वाले हैं, ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिले कौन से हैं? हनुमानगढ़, झुंझुनू, भीलवाड़ा, टोंक, बीकानेर, जोधपुर या बाड़मेर, जैसलमेर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिले हैं, एक तो अपना हनुमानगढ़, एक अपना झुंझुनू, है ना। हनुमानगढ़ और झुंझुनू। इसके अलावा चूरू जिला भी इससे लाभान्वित है और बीकानेर जिला तो है ही, है ना। तो चौधरी कुंभाराम नहर से कौन सा सबसे पहले लिफ्ट नहर है? सबसे पहले तो ये, तो कौन कौन से जिले लाभान्वित है? हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू और बीकानेर जिले लाभान्वित है ना। और अगले प्रश्न में चलते हैं। और ये चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था गंदेली साहबा लिफ्ट नहर। क्या नाम था? गंदेली साहबा लिफ्ट नहर। यानी चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या था? गंदेली साहबा लिफ्ट नहर है। और ये हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू और बीकानेर जिले को लाभान्वित करती है। निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पष्ट नहीं करती? यानी इनमें से कौन सा जिला है जिसकी सीमा गुजरात से स्पष्ट नहीं करती? जैसे कि हमारे पास में विकल्प में उत्तर आ भी गया है कि प्रतापगढ़ की सीमा नहीं करती, बाकी बांसवाड़ा गुजरात से स्पष्ट नहीं करती। तो बांसवाड़ा की करती है, सिरोही की भी करती है, जालोर की भी करती है, लेकिन प्रतापगढ़ की नहीं करती। तो देखो हमारे पास में ये अपने पास राजस्थान का मैप आ गया। तो देखो यहाँ से जो बांसवाड़ा है ना, यहाँ से गुजरात की सीमा स्टार्ट होती है। यहाँ से स्टार्ट होके बांसवाड़ा हो गया, फिर यहाँ पे डूंगरपुर की लगेगी, फिर यहाँ उदयपुर की गुजरात की लगेगी, फिर सिरोही की लगेगी, फिर जालोर की लगेगी, फिर थोड़ी बाड़मेर की भी लगेगी। यानी बाड़मेर की सीमा बाद में पाकिस्तान से लग जाती है। और तो प्रतापगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश की लगती है, लेकिन गुजरात के नहीं लगती। तो गुजरात के कितने जिलों की लगती है? बाड़मेर 1 हो गया, जालोर 2 हो गया, सिरोही 3 हो गया, उदयपुर 4 हो गया, डूंगरपुर 5 हो गया और बांसवाड़ा 6 जिलों की हो गई। तो 6 जिलों की सीमा गुजरात से लगती है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। अंतः जल प्रवाही शुष्क प्रदेश, और इसका नाम क्या है? कोड नेम क्या है? 2A। क्या नाम है? कोड नेम 2A। उसका वैसे नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? अंतः जल प्रवाही शुष्क प्रदेश। उसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है इनमें से? नागौर, सीकर, झुंझुनू या अजमेर? तो देखो 2A है ना, वो वहाँ पे अंतः जल प्रवाही क्षेत्र है, तो कांतली नदी वाला प्रभाव क्षेत्र वाला है। तो इसमें नागौर जिला शामिल है, सीकर भी है, झुंझुनू भी है और थोड़ा चूरू का पार्ट भी इसमें शामिल है ना। तो ये 4 जिले इसमें 2A में आते हैं। किस में आते हैं? 2A में आते हैं ना। कौन कौन से? नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू का थोड़ा भाग, है ना। बाकी अजमेर नहीं आता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हमें जो नहीं आता वो बताना था, तो अजमेर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? अलवर, बारां, उदयपुर या अजमेर? तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क ये स्थापित किया गया अजमेर में। और अजमेर में कहाँ? रूपनगढ़ नाम की जगह है, वहां पे। कहाँ पे किया गया?
रूपनगढ़ अजमेर में राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया। अगले प्रश्न चलते हैं। 32 नाला सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थापित की गई है? 32 नाला सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थापित है? बाड़मेर, जालौर, सिरोही या पाली? तो इसका आंसर क्या होगा? 32 नाला सिंचाई परियोजना ये सिरोही जिले की परियोजना है और ये सुजस में आई हुई है, तो एग्जाम में आने की इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। यानी सुजस में जो पॉइंट्स आते हैं ना, उनकी एग्जाम में आने की संभावना बढ़ जाती है। तो 32 नाला सिंचाई परियोजना कहाँ की है? तो ये है अपने सिरोही जिले की। कहाँ की? सिरोही जिले की है। अगले प्रश्न चलते हैं। भूजल की मात्रा की स्थिति के अनुसार, है ना, राजस्थान में कितने ब्लॉक की स्थिति अर्ध संकटग्रस्त है? यानी राजस्थान में जो भूजल है ना, उनको बहुत सारे ब्लॉक्स में बांटा गया है और अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। तो जैसे उसमें क्या है, एक तो सुरक्षित हो गए, फिर अर्ध संकटग्रस्त, अति संकटग्रस्त और मतलब लवणीय, ये कैटेगरीज बनाई गई है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं हमसे अर्ध संकटग्रस्त कितने हैं, कितने ब्लॉक है जो अर्ध संकटग्रस्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 ब्लॉक है ना, वो अर्ध संकटग्रस्त है। कितने? 29 अर्ध संकटग्रस्त है। सुरक्षित कितने हैं? तो ओनली 37 ब्लॉक ही सुरक्षित है। कितने? ओनली 37 ही सुरक्षित है, 37 सुरक्षित। ठीक है। संकटग्रस्त कितने हैं? तो 23 है संकटग्रस्त। तो 23 तो संकटग्रस्त, 29 अर्ध संकटग्रस्त, 203 है वो अत्याधिक दोहित, यानी बहुत ज्यादा दोहित हो गए। कितने? 203 है ना, वो अत्याधिक दोहित है। और लवणीय कितने हैं? तो लवणीय 3 ब्लॉक है, वो लवणीय है ना। अगले प्रश्न चलते हैं। मोकला सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट किस जिले में स्थापित किया गया है? सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का नाम है मोकला, वो किस जिले में? बताओ। जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर या झुंझुनू? तो इसका आंसर क्या होगा? मोकला सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट वो है जैसलमेर जिले में। किस जिले में? जैसलमेर जिले में। अगले प्रश्न में चलते हैं। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब से क्रियान्वित किया जा रहा है? 1986-87, 85-86, 2005-06, 95-96? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 से चलाया जा रहा है। कब से चलाया जा रहा है? 2005-06 से चलाया जा रहा है। राजस्थान में महिला प्रचालित जोतों की संख्या कितनी है? यानी राजस्थान में महिलाओं के द्वारा संचालित खेत कितने हैं टोटल? 7.75 लाख, 8.75 लाख, 9.75 लाख या 10.75 लाख? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में महिला प्रचालित जोतों की संख्या कितनी है? वो है 7.75 लाख, यानी 7,75,000 जोत है। 7,75,000 जोत ऐसे हैं जो महिलाओं के द्वारा संचालित है ना। कितने जोत? 7.75 लाख। और देखो 42 पॉइंट समथिंग % इसमें ग्रोथ हुई इस बार, मतलब लगभग 42% ग्रोथ हुई है, मान के चलो आप। सहकारी साख समिति का ढांचा कैसा है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय? सहकारी साख समिति का ढांचा एक स्तरीय है, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सहकारी साख समिति का ढांचा है 3 स्तरीय। कितने स्तरीय है सहकारी साख समिति? तो 3 स्तरीय। पहले ग्राउंड लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे, फिर राज्य लेवल पे, है ना। अगले प्रश्न चलते हैं। 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन कितना होने का अनुमान है? 2021-22 जो इकोनॉमिक सर्वे आया था ना, उसके अनुसार राजस्थान का जो खाद्यान्न उत्पादन है ना, वो कितना होने का अनुमान है? 271 लाख मेट्रिक टन, 265 लाख मेट्रिक टन, 225 लाख मेट्रिक टन या 270 लाख मेट्रिक टन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2021-22 में 225 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन की संभावना है। कितनी है? 225 लाख मेट्रिक टन। इतना खाद्यान्न उत्पादन 2021-22 में होने का अनुमान है। ठीक है ना। और 225 को कैसे याद रख सकते हो आप? ये 15 का क्या है? स्क्वायर है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान की इकोनॉमी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सेवा का है, उद्योग का है, कृषि का है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का है ना। और भारत में भी सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है। तो राजस्थान में देखो सेवा का कितना है? सेवा का है 44.81। स्थिर कीमतों पर बात कर रहे हैं अपन। किस पे? स्थिर कीमतों पे। जो राजस्थान की इकोनॉमी या जीडीपी है वो 2 कीमतों पे ज्ञात की जाती है, एक तो स्थिर कीमतें और एक प्रचलित कीमतें। और स्थिर कीमतों में जो आधार वर्ष लिया जाता है वो 2011-12 का आधार वर्ष लिया जाता है, उसके आधार पे बात कर रहे हैं। तो जो सेवा का योगदान कितना है? सेवा है 44.81। ठीक है। उसके बाद है अपना कृषि कितना है? कृषि का है 28.85। ठीक है। और बाद में उद्योग कितना है? तो उद्योग का योगदान है 26.34। यानी सबसे ज्यादा योगदान सेवा का, उसके बाद में कृषि का, उसके बाद में उद्योग का, है ना। भारत के मामले में सबसे ज्यादा सेवा का, और उसके बाद में अपने उद्योग का, और उसके बाद में है अपने कृषि का। ठीक है। लेकिन राजस्थान के मामले में पहले सेवा, फिर कृषि, फिर उद्योग। और सेवा का कितना है? 44 से ज्यादा है, कृषि का 28 से ज्यादा है, और उद्योग का 26 से ज्यादा
अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, यानी यूं कहे राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील, मीणा, गरासिया, सहरिया। तो ये माना जाता है कि जो भील जनजाति है ना अपनी, वो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है ना, राजस्थान के मूल निवासी है। कौन है? भील जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति है, ठीक है। बाकी भीलों को वनपुत्र किसने कहा है? तो कर्नल टोड साहब ने जो भीलों को वनपुत्र कहा है। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? यानी राजस्थान ग्राम पंचायत है, वहाँ के जो सरपंच होते हैं, उप सरपंच होते हैं और वार्ड पंच होते हैं, वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उपखंड अधिकारी को, खंड विकास अधिकारी को, नायब तहसीलदार को या सीईओ को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो सरपंच और उप सरपंच और वार्ड पंच होते हैं ना, वो किसे सौंपते हैं अपना त्यागपत्र? वो खंड विकास अधिकारी को सौंपते हैं, बीडीओ को सौंपते हैं ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को सौंपते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बूंदी राज्य में प्रचलित सिक्के, यानी इनमें से कौन सा सिक्का है जो बूंदी में प्रचलित है? कटार शाही, चेहरे शाही या राम शाही या सारे के सारे? तो इसका आंसर हो जाएगा सारे के सारे। क्यों? क्योंकि कटार शाही भी बूंदी में चलते हैं, चेहरे शाही भी बूंदी में चलते हैं और राम शाही भी बूंदी में चलते हैं। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सारे के सारे। कटार, चेहरे, राम, कटार, चेहरे, राम, कटार, राम, चेहरे। किस तरह से याद करना आपको? याद करो इनको, लेकिन ये बूंदी राज्य में चलने वाले सिक्के हैं। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? जब 1857 की क्रांति हुई तब जोधपुर का शासक कौन था? तखत सिंह थे, हणवंत सिंह थे, अभय सिंह थे या भीम सिंह थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक तखत सिंह थे। कौन थे? तखत सिंह थे, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पृथ्वी सिंह ने किस वर्ष बिजोलिया में तलवार बंधाई कर लगाया था? यानी बिजोलिया किसान आंदोलन में पृथ्वी सिंह, कृष्ण सिंह ये संबंधित है, क्योंकि इन्होंने, ये तो जागीरदार थे और बाकी नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, विजय सिंह पथक, साधु सीताराम दास ये दूसरे किसानों के पक्ष में थे। तो पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगा दिया किसानों पे। ये कब लगाया था जिसका विरोध किसानों ने किया था? 1905 में, 6 में, 7 में या 8 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पृथ्वी सिंह ने 2006 मतलब 1906 में तलवार बंधाई कर लगाया था। कब लगाया था? 1906 में, 1906 में लगाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न चलते हैं। जयपुर प्रजामंडल का गठन कब किया गया? जयपुर प्रजामंडल का गठन 1929 में, 30 में, 31 या 32 में? तो इसका आंसर क्या होगा? जयपुर प्रजामंडल का गठन किया गया था 1931 में। कब किया? 1931 में जयपुर प्रजामंडल का गठन किया गया, है ना, 1931 में किया गया। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने? मत्स्य संघ बना था ना अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिला के, तो उसके प्रधानमंत्री कौन बने थे? टीकाराम पालीवाल, शोभाराम कुमावत, जयनारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने थे शोभाराम जी कुमावत साहब। कौन बने थे? शोभाराम जी कुमावत साहब, है ना, वो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने थे। कौन बने? शोभाराम जी कुमावत साहब मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। किस लोक देवता ने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को पराजित किया था? यानी हमारे राजस्थान के एक लोक देवता थे, उन्होंने मालवा के सूबेदार को हरा दिया था। क्या नाम था उसका? निजामुद्दीन को, और उसको हरा के वहां से भगा दिया था। कौन थे वो? तरीनाथ जी थे, कल्ला जी थे, पाबू जी, मल्लीनाथ जी। कौन थे वो? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो मल्लीनाथ जी थे ना, मल्लीनाथ जी महाराज, उन्होंने मालवा के सूबेदार, उसका नाम था निजामुद्दीन, उसको भगा दिया था यहाँ से हरा के, है ना। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मल्लीनाथ जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? मल्लीनाथ जी ने हराया था इसको। अगला प्रश्न है। माकड़ी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? जो माकड़ी होती है ना, माकड़ी, वो कहाँ पहना जाता है? तो देखो, आप सोते समय ध्यान रखना है कि माकड़ी कहीं आपके कान में घुस जाए, कान में ना घुस जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नहीं, नाक में। माकड़ी आभूषण नाक का है, नाक का आभूषण है ना। एक बार देख लेना इसको, माकड़ी आभूषण को आप। मुझे कान का क्यों लग रहा है पता नहीं, लेकिन इसमें ऑप्शन डी दे रखा है। अगले प्रश्न चलते हैं। ढूंढाड़ी बोली का प्राचीनतम प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है? ढूंढाड़ी बोली का प्राचीनतम प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है? बोल भारमली, 8 देश गुजरी, कूले हिमालय, नीरजा। तो ढूंढाड़ी बोली का प्राचीनतम प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो 8 देश गुजरी एक ग्रंथ है, उसके अंदर ढूंढाड़ी बोली का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? 8 देश गुजरी नामक जो ग्रंथ है उसमें ढूंढाड़ी बोली का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न चलते हैं। सुमेलित है, इनमें से कौन सा सुमेलित असुमेलित है? यानी बाकी तो सुमेलित है लेकिन एक असुमेलित है। पेचवर्क शेखावटी का है, अजरक प्रिंट बाड़मेर का है, उस्तकला बाड़मेर के, संगनेर प्रिंट जयपुर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी पेचवर्क शेखावटी का है, बिल्कुल सही है। पेचवर्क कहाँ का है? शेखावटी का है, बिल्कुल सही है। और अजरक प्रिंट कहाँ का है? तो ये बाड़मेर का है, ये भी सही है। पेचवर्क शेखावटी सही है, अजरक बाड़मेर का सही है।
और सांगानेरी प्रिंट जयपुर का, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन उस्तकला ना वो बाड़मेर का नहीं है। उस्तकला कहाँ की है? ये बीकानेर की है साहब। कहाँ की है? बीकानेर की। उस्तकला कहाँ की है? बीकानेर की है। पेचवर्क शेखावटी का सही है। अजरक प्रिंट बाड़मेर का सही है। सांगानेरी प्रिंट जयपुर का सही है। लेकिन उस्तकला बीकानेर की सही है, ना कि बाड़मेर की सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। गणेश चतुर्थी, जिसे राजस्थानी में हम चुतड़ा चौथ कहते हैं, किस माह में आती है? कि शुक्ल पक्ष में आती है? तो चैत्र माह के, श्रावण माह के, ज्येष्ठ माह के, भाद्रपद माह के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाद्रपद माह के। किस माह के? भाद्रपद माह के। गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आती है ना? भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को, है ना, गणेश चतुर्थी आती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। रानी सती जी का मेला किस जिले में बढ़ता है? रानी सती जी महाराजा ने उनका मेला किस जिले में बढ़ता है? तो जयपुर में, झुंझुनू में, बीकानेर या अलवर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रानी सती जी का मेला किस जिले में बढ़ता है? ये बढ़ता है अपने झुंझुनू जिले में। रानी सती जी का मेला झुंझुनू जिले में बढ़ता है ना? किस जिले में? झुंझुनू जिले में बढ़ता है। झुंझुनू जिले में रानी सती जी का बहुत ही शानदार मंदिर है। अगर कभी आपको मौका मिले तो जरूर जाके आए। अगले प्रश्न में चलते हैं। सागड़ी प्रथा का संबंध किससे है? मृत्यु भोज से, बंधुआ मजदूरी से, पगड़ी बांधना से, या इनमें से कोई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सागड़ी प्रथा का संबंध किससे है? सागड़ी प्रथा का संबंध है बंधुआ मजदूरी से। किससे है सागड़ी प्रथा का संबंध? बंधुआ मजदूरी से सागड़ी प्रथा का संबंध है। किससे है? सागड़ी प्रथा का संबंध किससे है? बंधुआ मजदूरी से है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस राजा का शासनकाल तमाशा लोक नृत्य का स्वर्ण काल माना जाता है? यानी कौन से वो राजा थे जिनका शासनकाल तमाशा लोक नृत्य का स्वर्ण काल माना जाता है? मान सिंह, प्रताप सिंह, जय सिंह या राम सिंह द्वितीय? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रताप सिंह। यानी प्रताप सिंह जी का शासनकाल है ना, वो तमाशा लोक नृत्य के लिए स्वर्णकाल माना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, ज्ञान संकल्प पोर्टल की शुरुआत की गई। ज्ञान संकल्प पोर्टल की शुरुआत कब की गई? 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान संकल्प पोर्टल की शुरुआत की गई थी 5 अगस्त 2017 को। कब करी गई? 5 अगस्त 2017 को। 5 अगस्त 2017 को ज्ञान संकल्प पोर्टल की शुरुआत की गई। और ये जो शिक्षा से संबंधित जो नवाचार हुए हैं वो सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स को स्पेशली ध्यान रख के जाने हैं। यानी वो कितने होंगे? 20-25 होंगे। तो आपको आधा घंटा लगा के उसको एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि उससे एक आधा प्रश्न आने की पूरी संभावना, हो सकता है 2 प्रश्न भी आ जाए। और जो फर्स्ट ग्रेड वाले पेपर थे उसमें फुल फॉर्म्स भी पूछी गई थी। तो आप कुछ योजनाएं जिनकी फुल फॉर्म है, जो शिक्षा से संबंधित है, उनकी फुल फॉर्म भी याद रख लेना। अच्छा, एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सा था अपना वो? हाँ, ये माकड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? माकड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।